अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मंजरनामा प्रोग्राम लेकर मैं हूं आपका मेजबान शाहिद मसूद बुखारी। आप सभी तक मेरा खुलूस और प्यार भरा सलाम पहुंचे। नाज़रीन इकराम, बिल आखिर डीडीसी का बुखार मुकम्मल तरीके पर अब कश्मीर से उतरना शुरू हो गया और इस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर डीडीसी को लेकर के जो बड़ी सियासतें चल रही थी, कई गुबारों से हवाएं भी निकलना शुरू हो गई और जम्मू कश्मीर के अंदर एक नई हवा चलनी शुरू हुई। और इस तरह से पीएजीडी को जिन पार्टियों ने मुकम्मल रिजेक्ट कर दिया था या यह बताया दिया था कि इन पार्टियों का अब जम्मू कश्मीर के अंदर कोई वजूद नहीं है और मुकम्मल तरीके पर जमीन बोस हो चुकी है, बिल आखिर उन्होंने निसफ से ज्यादा सीटों पर कब्जा कर लिया। और इस तरह से अब हम आते हैं बराह रास्त चिनाब खित्ते की तरफ, जहां चिनाब खित्ते में आपको मालूम होना चाहिए कि कांग्रेस की अगर हम बात करते हैं, जिनको बहुत बड़े झटके लगे थे जम्मू के अंदर, बिल आखिर उन्होंने भी एक बड़ी जीत दर्ज की और कश्मीर के अंदर भी अपने बड़े खाते खोले। भारतीय जनता पार्टी के लिए यह बात मानने वाली है कि पहली मर्तबा उन्हें बालाहमा के अंदर यहां श्रीनगर में एक सीट मिल गई, लेकिन जितना ज्यादा उन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर आकर के पॉलिटिकली एक बहुत बड़ा स्टेज सजाने की कोशिश की थी, एंड बरक्स उसके नताइज आए। और इस तरह से यहां पर पीएजीडी के मौकफ को बकौले पीएजीडी के जितने भी लीडरान हैं, एक बड़ी सर्टिफिकेट अवाम की तरफ से मिली और बकौले पीएजीडी की कयादत यहां जितने भी वोट आए उसने यह साबित कर दिया कि यहां पर भले ही कितने बड़े नेता आए, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर कश्मीर वासियों के, जम्मू वासियों के दर्द को अगर समझना है तो मुकामी कयादत को यकसर मुस्तरद नहीं किया जा सकता। आज शहर श्रीनगर से लेकर के जम्मू की अगर बात करते हैं तो हर जगह पर डोल ताशे बजते नजर आए और इस तरह से कई जगह पर प्रेसर्स भी हुई, कई जगह पर जश्न के प्रोग्राम भी हुए। और इस तरह से भारतीय जनता पार्टी से लेकर के अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं, पीडीपी की बात करते हैं, जेकेपीएम की बात करते हैं, दीगर जमातों की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की बात करते हैं, हर जगह पर जश्न के माहौल नजर आए, क्योंकि अपनी पार्टी के लिए पहली मर्तबा इंतखाब लड़ना अपने वजूद के बाद और उसके बाद अच्छी खासी बढ़त बनाना, टंगमर के अंदर दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसीज पर कब्जा करना और उसके बाद शहर श्रीनगर के अंदर एक अच्छी बढ़त बनाना और साथ में आजाद उम्मीदवारों की मानिए कि ईद थी, जिन्होंने अच्छी खासी एक तादाद जो थी सीटों की वो अपनी झोली में डाल ली। और इस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर एक इस तरह का रिजल्ट सामने आया, जैसा मैंने बार बार कहा था और अपने लाइव नशरियात में भी कहा था कि प्रेडिक्शंस करना, एग्जिट पोल्स करना तब तक बिल्कुल गलत है, क्योंकि आखिरी लम्हे में, आखिरी बक्स के अंदर से निकलने वाले 3 वोट 15 वोट भी फैसले कर देते हैं और वही फैसले सामने आए। और इस तरह से कुछ जगहों के बारे में जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि 500 से लेकर के 650 के आंकड़े के बीच में जो उम्मीदवार हैं वो जीत या हार के फैसले की तरफ जाएंगे, बिल्कुल वैसा ही हुआ। कई जगह पर कैंडिडेट्स का यह भी मानना था कि जिन डब्बों के ऊपर साइन किया गया था वो डब्बे बदले, बहरकैफ उसमें कितनी हकीकतें हैं कितनी नहीं हैं। अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो मुजफ्फर हुसैन शाह ने यह बताया कि जो बांडीपुरा के अंदर एक निशस्त थी उसके एक बूथ पर बाज़ाब्ता तौर पर एक कब्जा हुआ था, जिसके लिए उन्होंने इलेक्शन कमीशन को लिखा। यहां पर अगर चुनावी हुकाम के हवाले से बात करते हैं तो के शर्मा ने अपनी प्रेसर में बताया था कि उनके लिए बाज़ाब्ता तौर पर पहले ही डीसी को हिदायत दी गई थी, इसलिए उनकी बात को नहीं माना गया। लेकिन उन्होंने कहा कि इस सीट को लेकर के वो बाज़ाब्ता तौर पर न सिर्फ अदालत आलिया का रुख करेंगे बल्कि किसी भी तरीके से इस सीट पर दोबारा चुनाव करवाने की कोशिश करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर के जो आज रुझान देखने को मिला, इस हवाले से आपको बताई देते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से बड़ा जश्न मनाया गया आज। और आज उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला जम के बरसे भारतीय जनता पार्टी पर और उन सारी जमातों पर जो दिल्ली की नेशनल चैनल्स पर बैठ करके न सिर्फ जम्मू कश्मीर के हवाले से बड़े बड़े दावे किया करते थे, बल्कि उनका यह भी मानना था। और खासकर अगर उमर अब्दुल्ला की बात करते हैं, जिन्होंने अपने ट्विटर हैंडल का भी बाज़ाब्ता इस्तेमाल किया और कहा कि जिन लोगों ने अपनी एक सीट के लिए, 2 सीटों के लिए बहुत बड़े बड़े डंडूरे पीटे, उन्हें शायद जम्मू की 35 सीटें नजर नहीं आती, उनको शायद हमारी बड़ी जीत जम्मू के अंदर नजर नहीं आती। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कोई कश्मीर के 4 लोगों की जमात नहीं है, बल्कि जम्मू कश्मीर की आवाज है और तीनों खित्तों के अंदर पूरा असर रखती है। और अगर सही मानों में आप लोगों ने दिफा करना है
है जमहूरियत का, तो न सिर्फ आप अपनी 3 निशस्तों को गिनिए, हौसला अफजा है कि आप किसी जगह जीत के आए, लेकिन यह भी तस्लीम करिए कि आपके जम्मू के पैरों तले से हमने जमीन खिसका दी। क्या कुछ उमर अब्दुल्ला ने आज कहा, आइए आपको दिखाते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स अलायंस को इन इलेक्शनों में कामयाबी दी। ये इलेक्शन हमने इख्तिदार के लिए नहीं लड़ा था, हालांकि मकसद हर किसी इलेक्शन का इख्तिदार हासिल करना ही होता है, लेकिन इस इलेक्शन में वो हमारा मकसद नहीं था। पीपल्स अलायंस की पैदाइश निहायत ही मुश्किल हालात में हुई और हम में से कोई भूल नहीं सकता कि पिछले साल यही दिन हम लोग कहां कहां बिखरे हुए थे। मैं किसी एक गेस्ट हाउस में, मेरे कई सारे साथी यहां बैठे हुए, एमएलए हॉस्टल में, बाकी साथी गैर कानूनी तौर अपने घरों में बंद, हमारे सदर मोहतरम जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब के खिलाफ पीएसए और बीजेपी ने कोई मौका नहीं गंवाया दुनिया को यह बताने के लिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जमात अब मर मिट चुकी है, अब ये दोबारा नहीं उठेंगे। बीच बीच में ये अपने दोस्त अखबार वालों को भेजते थे हमारे दफ्तर में यहां फोटो खींचने के लिए कि देखो जी नेशनल कॉन्फ्रेंस के दफ्तर में तो आपको कुत्ता भी नजर नहीं आएगा, वर्कर तो दूर की बात। अरे भाई, जब आपने हमारे किसी वर्कर को बाहर नहीं छोड़ा तो फिर दिखेगा कौन? लेकिन हमने उस वक्त भी कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस वो जमात है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर वो वर्कर हैं जिन्होंने हर साजिश का मुकाबला किया, जिन्होंने हर तूफान का मुकाबला किया, जिन्होंने ग्रेनेड और बम के मुकाबले किए। हम कभी किसी जंग से पीछे नहीं हटे। हमारा मानना था कि अगर हमारा मिशन सही होगा, अगर हमारा ईमान सही रहा, अगर हमारी नजर अल्लाह ताला पर रही, तो अल्लाह ताला खुद हमें रास्ता दिखाएगा दोबारा जिंदा होने के लिए। फारूक साहब बार बार हमें कहते थे, मुझे, हमारे साथियों को, हमारे वर्करों को, कि रास्ता अल्लाह ताला दिखाएगा, हमें उस रास्ते पे चलना है। ये कल के इलेक्शन की कामयाबी, ये ना फारूक साहब की कामयाबी है, ना मेरी कामयाबी है, ना सागर साहब या नासिर या किसी और लीडर की कामयाबी है। ये इलेक्शन अगर कामयाबी है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के अदने से अदने वर्कर की कामयाबी है, क्योंकि हम नहीं निकले वोट मांगने। ये पहला इलेक्शन होगा इस रियासत में जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कैंपेन ही नहीं किया। हमने लोकल लेवल पे वर्करों को कहा, आप जाओ, वोटरों को समझाओ कि हम क्या हासिल करना चाहते हैं इस रियासत के लिए। हमने कोई मंशूर नहीं तैयार किया, हमने कोई पोस्टर नहीं बनाए, हमने रेडियो पे कोई इश्तिहार नहीं चलाए, हमने श्रीनगर के पार्क में बड़े बड़े जलसे नहीं रखे। हमने कहा अगर हमारा मिशन सही है, अगर जो हम लोगों से कहते आ रहे हैं कि 5 अगस्त 2019
जम्मू कश्मीर के आवाम को कबूल नहीं है। अगर हमारा एजेंडा सही होगा, अगर हमारी बात सही है, तो लोग खुद ब खुद हमारे साथ चलेंगे। और वाकई वही हुआ। मैं जानता हूं कि यह इलेक्शन हमारे साथियों के लिए आसान नहीं था लड़ना। हमने बहुत कुर्बानियां दी एक जमात की हैसियत इस अलायंस में इलेक्शन लड़ने के लिए। मुझे मालूम है कितने हमारे लीडरों को जहर का कतरा पीना पड़ा अलायंस के लिए सीट छोड़ने में। यह कोई पुरानी अलायंस नहीं थी। यह कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का एक रिश्ता नहीं था जहां हम कहते हमने माजी में भी इलेक्शन लड़े हैं। हमने उन लोगों के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ा जिनके खिलाफ पिछले साल तो हमने पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ा था। कोई भूल सकता है कि पिछले साल मार्च अप्रैल में हम सारी पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ पापड़ तोड़ हमले कर रहे थे, चाहे नॉर्थ कश्मीर में पीपल्स कॉन्फ्रेंस के खिलाफ फारूक साहब को या मसूदी साहब को कामयाब करना। हालात ऐसे बने और इस रियासत के लोगों के साथ इतनी बड़ी साजिश रचाई गई, तो हमारा फर्ज बना कि हम अपने उन दूरियों को एक तरफ रख के एक ही स्टेज पे आए और इस रियासत के तशक्कुस के लिए, इस रियासत की पहचान के लिए, इस रियासत की इज्जत को दोबारा बहाल करने के लिए हम लड़ें। मेरा पीपल्स अलायंस में कोई ओहदा नहीं है। मैं पीपल्स अलायंस की मीटिंग में अगर अलायंस के एजेंडा के लिए इस अलायंस ने जो लोगों के साथ वादा किया है उसको हासिल करने के लिए आपको जो भी कुर्बानी नेशनल कॉन्फ्रेंस से चाहिए होगी, आप बिना सोच के आगे जाके वादा करिए। हम आपके पीछे उस वादे को पूरा करने के लिए आपके साथ खड़े हैं। जी हां, ये तो थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला जो बात कर रहे थे आज अपने लोगों के बीच में, और उसके साथ ही आपको यह बात भी बताए देते हैं। दूसरी तरफ से फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि लॉकडाउन ने और कैदोबंद की सोहबतों ने उन्हें इस चीज की अब सीख दिखा दी है कि हम मुखालिफतों में यकीन नहीं रखते। जिन लोगों ने हमारे खिलाफ नाशाइस्ता जबान इस्तेमाल की, जिन लोगों ने हमें कैदोबंद की सोहबतों में रखा, जो लोग हमारी प्रॉपर्टियों के बारे में, हमारे अजदाद के बारे में बात करते हैं, हम यकीन के साथ कहते हैं कि सियासी सतह पर उनका यहां पर कोई वजूद ही नहीं है। और अगर हम लोगों ने पीएजीडी के अंदर कई सीटों की कुर्बानियां ना दी होती और इसी तरह से कहीं पर पीडीपी ने कुर्बानी दी, कहीं पर पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने कुर्बानी दी, कहीं पर जेकेपीएम ने कुर्बानी दी, एएनसी ने कुर्बानी दी, और कई जगह पर यह भी हुआ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कुर्बानियां दी, और इस तरह से मजबूरन हमने कुछ कैंडिडेट्स को जल्दबाजी में उठाया। अगर सही मानों में हम चुनाव लड़ने के मूड में आते तो भारतीय जनता पार्टी के लिए जमीन को तंग कर देते। फारूक अब्दुल्ला आज किस तरीके से बरसे, आइए आपको दिखाते हैं। बचुकाओ सिर्फ पन्निस परवरदिगार शिशकाल बेन कोशिश नॉन माबूद छु सिर्फ सो नॉन माबूद छु बे का खोचना वनाइस घरना वनाइस इमजान न फारूक अब्दुल्ला बचु शेरी कश्मीर सुनने छु बचु न खुजम न हम बात थी सब हाँ जमातस में कमजोरी आम तम कमजोरी दूर करने तम हको तेल दूर कर सोचो कि अस गदागर कौम थुलन थूत यम सोरे पन नफ्स कंट्रोल कर पन नफ्स
जड़ सटन तेल हको लूकन ब्रोट पकन इससे मेन गुजारिश तुम खुदा सिंद पास ये सान कमजोरी अखबारन मज गुन मीडिया मज गुन यह दफ्तर अम सती बिहित यमो कर वनी दिमस निश वन कत सान कमजोरी सो कित हेक दूर कर तेली हेको ब्रोट पकित वारियन अल्लाह ताला का शुक्र है कि खुदायन दितनाव अख मौका उस इलेक्शन गाव अत मन लोग पता कत खड़ा सान कम कमजोरी यह तम सज मेहरबानी आजमाइश अल्लाह ताला आजमाइश सोजान बंदस अमे खतर वुचन खतर तम सुंद ईमान सही कि न खोचन ग आजमाइश तुह बुजन खतर कोशिश करान बुजन खतर कि है मैनिस तरफ बच्चो गुजारिश करूंगा कि हज़्ब मुखालिफ का आपके सामने हो इसके बजाय कि आप उसके सलाम का इंतजार करें यहीं से सलाम करें वही अल्लाह को पसंद है ये बात याद रखिएगा अल्लाह को पसंद है इंसान की नदामत पसंद है और नदीम रहोगे तो अल्लाह ताला आगे भी आपको कामयाबी देगा कभी ये मत समझिएगा दुश्मन है इसमें शक नहीं है शैतान रहेगा उसका तो वादा है अल्लाह से कि मैं रहूंगा और मैं गुमराह करता रहूंगा मगर जिसका ईमान सही होगा उसको गुमराह नहीं कर सकता इसलिए आपका इस जमात का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा कर जान रेडियो तो टेलीविजन मगर भरोस थो पन्न लूकन पे कि अगर सोन कदम सही छू तो परवरदिगार करो मदद अगर कदम सही छुन अल्लाह ताला पायो पथ यह गो साबित कि सोन कदम हो सही अल्लाह ताला करना मदद मगर उस पर छू रोज ब्रोट छू पकुन वन छू बड़ी महाज का पल हल कर तम जेन तमें खतर छू ये जमात ब्रोट पकड़ाने खतर कम कर बन लीडर मुबारक कर सारी तुम लूकन मुबारक कर जो साथ आपने दिया और जिस साथ की वजह से हम लोगों ने ये कामयाबी हासिल की है वैसे इन सब ने कहा ये कामयाबी हमारी नहीं है ये कामयाबी आपकी है हर एक बाशिंदा जम्मू कश्मीर की कामयाबी है और इंशाअल्लाह आगे भी कामयाबी देगा मगर याद रखिएगा हर कामयाबी में हमने ढोल नहीं बजाने हमने उसका शुक्र करना है उसके सामने झुकना है और उससे मांगना है कि या अल्लाह शुक्र तेरा तूने हमने ये कामयाबी बख्शी है आगे भी हमारे कदम अच्छे हों उसमें भी हमें कामयाबी बख्शना जो हमारे हस्ब इख्तलाफ था हमें उन पे उंगलियां नहीं उठानी वो हमारा काम नहीं है हो गया इलेक्शन हो गया जी हां नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह फारूक अब्दुल्ला बात कर रहे थे इसी हवाले से नाज़रीन इकराम आपको बताते हैं कि अगर आप में दम नहीं है अगर आप लोग चाहते हैं कि आप एक सियासी जंग लड़ने की पोजीशन में नहीं हैं तो चूड़ियां पहन लीजिए बात कर रही थी महबूबा मुफ्ती अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने मरकजी क़यादत को कहा कि अगर आप मेरे साथ यानी कि एक खातून के साथ जंग और इखलाकी जंग नहीं लड़ सकते सियासी जंग नहीं लड़ सकते तो आपको सियासतें करने का और मुल्क चलाने का कोई इख्तियार नहीं है आपने तो मेरी पार्टी को तोड़ने में कोई कसर बाकी नहीं रखी मेरे लोगों को
बिन बुलाए किसी भी वक्त किसी भी जगह से उठा करके किसी भी गैर ऐसी जगह पर पहुंचा दिया जहां उनको फर्जी केसों में फंसाया गया। लेकिन मैंने आपको दिखा दिया कि जब एक औरत अपनी उस बात पे आती है जहां पर सियासतों के उफक बुलंद करने हो तो अंधेरों में भी चिराग जल सकते हैं। महबूबा मुफ्ती ने मरकजी सरकार पर और साथ साथ उन एजेंसियों पर बड़े इल्जामात लगा दिए और कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो चैनल्स मुझे प्रॉपर्टीज के मामले में लेकर के और हवाला के मामले में इन्वॉल्व कर रहे हैं, मैं उनको वार्न करती हूं कि वो अपने अल्फाज को बाज लें। अगर वैसी बात होती तो मेरे बाप की कब्र का भी हिसाब लगता। लेकिन यह सही है कि अगर मैंने किसी उजड़ते हुए घर को बसाया होगा वो भी कानूनी तौर पर, तो मुझे कोई चैलेंज नहीं कर सकता। महबूबा मुफ्ती की यह प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात भी कही, हो सकता है यह उनकी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, क्या पता कि कल की तारीख में उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाए। महबूबा मुफ्ती की प्रेस कॉन्फ्रेंस काफी ज्यादा अलग से अंदाज में थी। क्या कुछ थी, आइए आपको दिखाते हैं। पॉलिटिकल दलील नहीं है। दे आर नॉट फाइटिंग मी पॉलिटिकली। आई वांट टू टेल देम, मैं आपके मीडियम से आई वांट टू टेल ऑल द बीजेपी लीडर्स कि आपके पास इतनी बड़ी ताकत है, आपके पास इतने मेंबर पार्लियामेंट है, आपके पास सरकार है। अगर आपको फाइट करना है मुझसे तो पॉलिटिकली फाइट करो। फाइट मी पॉलिटिकली, नॉट थ्रू NIA, ED एंड CBI। अगर मुझसे जंग लड़नी है तो पॉलिटिकली लड़ो मुझसे, जमीन पे कदम रख के लड़ो। ये आसमानी कभी NIA, कभी ED के छापे, कभी CBI के छापे, इसमें क्या मिलेगा आपको? मेरे पास क्या है? अगर होता तो आप मेरे वालिद के मकबरे की जाके वहाँ जांच नहीं करवाते कि ये कितने का बना है, ये कहाँ से बना है। अगर मेरे पास कोई प्रॉपर्टी हो तो मेरा कहने का मतलब ये है कि चूंकि दे हैव नथिंग टू स्टिक टू मी as far as corruption is concerned, so they have tried to through वही they have tried to connect me to terror funding कि पता नहीं हमारे कोई मिलिटेंट्स के साथ ताल्लुकात हैं, फिर हम उनको पता नहीं शायद मदद करते थे। यस, जो मिलिटेंट की फैमिलीज थी, मुफ्ती साहब जब पहली बार चीफ मिनिस्टर बने, जो मिलिटेंट मारे गए थे, जो मर गए थे, जो जाबाक हुए थे, उनकी फैमिलीज को हम बाज़ाब्ता अकाउंट्स के जरिए, बैंक अकाउंट्स के जरिए हम उनकी मदद करते थे। ये मैं आज भी कहती हूँ और ये कल भी मैं कहूँगी। पर ये दूसरी तरफ से हमको मिलिटेंट के साथ कनेक्ट करना, वहीद को टेरर फंडिंग के साथ कनेक्ट करना, ये बिल्कुल नाइंसाफी है, इनकी बुज़दिली है। दे आर कवर्ड्स। एक लेडी के साथ अगर इनको लड़ना है तो मुकाबला करें ना, किया ना मुकाबला इनने भी मैदान में, वहाँ मुँह की खानी पड़ी इनको। हमने सिर्फ 60 सीटें लड़ी थी, हमने तकरीबन 30 सीटें हमने उसमें से जीती। इन्होंने मेरी पार्टी की जो है उसकी ऑबिचरी इन्होंने मनाई, पिछले 2 साल खत्म हो गई। सो इफ दे कांट फाइट मी पॉलिटिकली, दिस नॉट माय प्रॉब्लम, इट्स देयर प्रॉब्लम। ये ED को, NIA को, CBI का जो ये मिसयूज कर रहे हैं, दिस इज वेरी रॉन्ग। दे आर नॉट, कॉन्स्टिट्यूशन की इन्होंने धज्जियां उड़ा दी हैं। हम जो मांगते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मांगते हैं, 370 कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, हमारा एजेंडा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, मैं जो बात करती हूँ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। मगर जहाँ तक जम्मू कश्मीर की डिग्निटी का सवाल है, यहाँ की इज्जत का सवाल है, यहाँ की इज्जत नफ्स का सवाल है, जम्मू कश्मीर के मसले का सवाल है, मैं वो मुफ्ती कभी खामोश नहीं रहेगी। चाहे ये इससे ज़्यादा, चाहे मुझे नहीं मालूम, मे भी हो सकता है ये आपकी और मेरी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, मुझे नहीं पता किस वक्त आके ये मुझे उठा के ले जाएं, क्योंकि ऑलरेडी हमारे कई लीडर ले गए हैं, उनका कोई बताते नहीं है क्यों पकड़ा है। DC साहब से आप पूछो, वो बताते नहीं है। श्रीनगर के DC से पूछा, नईम साहब की बेटी ने, कुछ नहीं बताते हैं। पुलिस से पूछते हैं, कुछ नहीं बताते हैं। कहते हैं जी आपको डिटेंशन, प्रिवेंटिव डिटेंशन में बंद किया है, भाई ऑर्डर दो, वो ऑर्डर नहीं देते हैं। तो बिल्कुल लॉलेसनेस है। सो आई एम टेलिंग, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, BJP की जमातों को कहना चाहती हूँ कि अगर आप में दम है तो मेरे साथ पॉलिटिकली फाइट कर लीजिए। अपनी ये जो आपने बनाई है, अपनी रखेले बनाई हुई आपने, NIA को, CBI को, ED को, जो आपने अपनी मिस्ट्रेस की तरह आप उनको इस्तेमाल करते हैं। अभी देखिए ममता बनर्जी जो रेजिस्ट करते हैं, स्टूडेंट्स रेजिस्ट करते हैं, उनको टुकड़े टुकड़े गैंग कह के जेलों में डाला जाता है। एक्टिविस्ट NGOs कोई काम करते हैं, उनको जेलों में डाला जाता है। आपके इस वक्त जो मुसलमान निकले CIA के खिलाफ, उनको पाकिस्तानी कह के राइट्स करवाए, उनको जेल में डाला। आज आपके किसान, हमारे सरदार भाई, दूसरे भाई वहाँ बैठे हैं, उनको कहते हैं ये खालिस्तानी है, उनको रेट्स डाल रहे हैं। आपने सुना होगा
कि कई यूनियंस के यहाँ इन्होंने रेड्स डाले, और आज दिन को हमारे कई जो हमारे कुलीग्स हैं, जानने वाले, उनके यहाँ रेड डाले गए हैं। तो मैं दोबारा ये दोहराना चाहती हूँ, इफ़ यू हैव टू फाइट, अगर आप में जरूरत नहीं है कि आप एक औरत के साथ पॉलिटिकली फाइट कर सकते हैं, तो मुझे लगता है इनको चूड़ियां पहन के घर में बैठना चाहिए। दे हैव नो बिजनेस टू बी रूलिंग दिस कंट्री। जब ये कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ा रहे हैं, जो हमारी एजेंसीज को हैं उनको मिसयूज कर रहे हैं। आई डोंट थिंक कि इनके पास कोई मॉरल अथॉरिटी है। इन्होंने जो भी कानून लाते हैं, लोग सड़कों पे सीएए किया, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ था, लोग सड़कों पे आ गए। 370 को गैर आईनी तरीके से हटाया, जम्मू कश्मीर को टेरराइज करके यहाँ के लोगों को खामोश करके रखा है। इसी तरह किसानों के खिलाफ लॉ लाया, आज लाखों तादाद में लोग किसान सड़कों पे हैं। सब खत्म कर दिए इन्होंने, इस मुल्क की बर्बादी कर दी। मगर अगर मुझसे लड़ना है, लेट देम फाइट मी पॉलिटिकली। जी हां नाज़रीन इकराम, ये तो थी महबूबा मुफ्ती पीडीपी की सरबराह। वहीं दूसरी तरफ आपको बताते हैं कि जेकेपीएम के बारे में जब हम बात करते हैं, शाह फैसल तो पार्टी से आउट हो गए थे, लेकिन जावेद मुस्तफा मीर ने कमांड संभाली और कई जगह पर यह कह सकते हैं कि अपनी मौजूदगी भी दिखा दी। और इस तरह से जेकेपीएम के खाते में अगर 2 से 3 निशस्तें भी आती हैं तो बड़ा कमाल था। और इस तरह से न सिर्फ वहां पर उन्होंने अपने जीत के झंडे लहराए, बल्कि अपनी कामयाबी के हवाले से क्या कुछ कहते हैं आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। पहले तो मैं एक बात का जवाब दूंगा कि कॉन्ट्राडिक्शन पॉलिटिकल जो पॉलिटिक्स होती है, इसमें मजमुआ जो होता है वो कॉन्ट्राडिक्शंस का ही होता है, क्योंकि अगर कॉन्ट्राडिक्शन ना हो तो पॉलिटिक्स नहीं है। तो अगर कॉन्ट्राडिक्शन है, अगर इख्तिलाफ राय कहीं पे बनती है, वही तो पॉलिटिक्स है। ये मैं एक बात आपसे अर्ज करूं। दूसरी बात, जो जेकेपीएम जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट ने 4 जगहों पे फतह हासिल की, ये मैं अपने जो अवाम है, मैं जम्मू कश्मीर का शुक्रिया पहले अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, फिर जो हमारा अवाम है और बिलखुसूस जो जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट के सरफरोश साथी हमारे हैं, जिन्होंने मेहनत, दिन रात मेहनत करके इस पार्टी को ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है और उस कलील अरसे में अल्लाह तबारक ताला के फजलो करम से हमें जीत दिलाई, जबकि बड़ी बड़ी पार्टियां हैं। मैं अल्लाह ताला का कैसे शुक्र अदा करूं कि उन्होंने हमें ये जीत दिलाई और एक हमारी पार्टी को रिकॉग्नाइजेशन जो है अल्लाह की तरफ से मिल गई और उसके बाद लोगों से मिल गई। मैं उसको जो रूल हम कर रहे थे यहाँ से, मतलब जो भी रूल कर रहा था वादी कश्मीर से, जम्मू कश्मीर से, लद्दाख कारगिल से, मैं ये नहीं समझता हूँ कि वो पीछे रह गए हैं या कोई उनके लिए धक्का है। सियासत आती है, सियासत जाती है, इसमें पार्टियां आती हैं, पार्टियां जाती हैं। अगर बीजेपी ने यहाँ अपना खाता खोला है, उनको भी कश्मीर के अवाम ने ही वोट डाला है, तो हम उसको भी नहीं नकार सकते। तो अल्लाह का शुक्र है कि फतह जो है, जहां तक आपके कहने का मतलब ये कहना है कि बीजेपी इमर्ज हुई है सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, मेरी तरफ से ये मैं कहता चलूं कि जो पीएजीडी, जो पीपल्स अलायंस फॉर गुजरात डिक्लेरेशन है, उसकी तरफ से ये जो मैंडेट है पीएजीडी को मिला है, लोगों का एक एतमाद मिला है कि आप आगे चलिए, हम आपके साथ हैं और इंशाअल्लाह रहमान हम आपके साथ रहेंगे और हम अपनी जो ये तहरीक है पुरअमन तरीके से चलाएंगे
और इंशाल्लाह हमें अल्लाह से पूरी उम्मीद है हमें कामयाबी मिलेगी। देखिए साहब, मैं आपसे एक गुजारिश करूं, अभी तो कल अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, ये जो PAGD ने अपनी जीत रजिस्टर की, अल्लाह के फजल से, लोगों की दुआओं से, वोटों से। उसके बाद हमारा फ्यूचर कोर्स, अभी जो मीटिंग होगी इलेक्शन के कल के बाद जो मीटिंग होगी, उसमें हमारा फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन जो होगा वो जो इंशाल्लाह उसमें तय किया जाएगा आगे की जो है हिकमत अमली क्या होगी। नाज़रीन इकराम, JKPM के सरबराह जावेद मुस्तफा मीर बात कर रहे थे। वहीं नाज़रीन इकराम, सबसे बड़ी बात यह है कि टंगमर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर जहां दोनों निशस्तें अपनी पार्टी ने हासिल कर ली, वहां पर आज पूरा दिन गुलमर्ग शाहरा के ऊपर कई एक जगह पर जश्न का माहौल नजर आया। हमारे नुमाइंदे ने इतला दी है कि वहां पर आज सुबह से ही जीते हुए कैंडिडेट्स के घरों के बाहर ढोल ताशे बजते रहे और वहां पर कैंडिडेट्स ने बात भी की। हमारे नुमाइंदे आदिल डार ने खबर दी है कि माहौल कुछ ऐसा था कि ऐसा लगता हो कि चारों तरफ से शादियां हूं, लेकिन कैंडिडेट्स ने यह माना कि चाहे किसी ने वोट दिया या नहीं दिया, वो बिला किसी भी लिहाज मजहब मिलत और उन लोगों के जिन्होंने वोट नहीं भी दिया, सबको साथ मिला करके विकास के रास्ते पर चलने की कोशिश करेंगे। और टंगमर्ग DDC कैंडिडेट ने यह तक कह दिया कि पुंछ और टंगमर्ग रोड को मिलाने के लिए फॉरेस्ट महकमे के साथ बात की जाएगी, रुकावटों को खत्म करने की कोशिशें की जाएंगी और साथ में रुके हुए कामों को भी मुकम्मल करने की कोशिशें की जाएंगी। इस हवाले से क्या कुछ कहते हैं तजम्मुल इशफाक मीर जो DDC कैंडिडेट टंगमर्ग के हैं और नजीर अहमद शेख जो इस वक्त कुंजर कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत करके आए। आइए आपको उनकी बातचीत सुनवाते हैं। अपने लोगों का तो शुक्रगुजार हूं ही जिन्होंने मुझे वोट डाला। मेरे दरवाजे हमेशा सबके लिए खुले होंगे, जो जिनने मुझे वोट डाले या न डाले, सबके लिए मेरे दरवाजे खुले हैं इंशाअल्लाह रहमान। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो डेवलपमेंट की तरफ होगा। जीत का एक अलग ही मज़ा होता है, तो वो जीत आप देख रहे हैं, जितना मैं जज्बाती नहीं हूँ उससे ज़्यादा लोग जज्बाती है यहाँ पे, वो आपकी आंख के सामने आया है। तो मैंने डोर टू डोर जाके कंपेनिंग की थी और मुझे पता था रिजल्ट क्या आएगा। उसमें मेरे मार्जिन में 400 वोट कम हुए थे, वो 400 वोट मुझे आए थे, उसमें रिजेक्शन थंब इम्प्रेशन था ज़्यादा, थंब इम्प्रेशन की वजह से वो वोट रिजेक्ट हो गए। पहले हमें मिनी सेक्रेटरीट के लिए फंड्स अरेंज करने हैं, तो वो बोर्ड मीटिंग से ही फंड्स अरेंज होंगे। जैसे ही पहली बोर्ड मीटिंग हुई उसके बाद इंशाअल्लाह रहमान हम मिनी सेक्रेटरीट का काम स्टार्ट करेंगे। कहाँ पे फंड्स रुके हैं, देखिए पुंछ रोड में जो है, पुंछ रोड में उधर से काम चल रहा है, सिर्फ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट उसके लिए चाहिए फॉरेस्ट से। फॉरेस्ट क्लियरिफिकेशन अभी पेंडिंग है, वो इंशाअल्लाह रहमान उस पर जोर लगाएंगे, क्लियर करवा देंगे। जिन्होंने हमें वोट दिए हैं उनका हम शुक्रिया, तहे दिल से हम उनके शुक्रगुजार हैं। जिन्होंने ना भी दिए हैं उनका भी हम शुक्रगुजार हैं। इंशाअल्लाह हम सबों को मिलजुल के आगे बढ़ाएंगे, ये हमारी कोशिश होगी इंशाअल्लाह। तो हमारा तो सबसे बड़ा फोकस है डेवलपमेंट के फील्ड में। इंशाअल्लाह जो भी लोगों के डे टू डे मसाइल होंगे उस पर हम पूरा फोकस करेंगे इंशाअल्लाह। हम उनका शुक्रिया अदा करेंगे जिन्होंने हमें वोट दिए हैं। सबसे बड़ी मैसेज यही है कि इंशाल्लाह मिलजुल के काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे, इलाके की तरक्की के लिए काम करेंगे, लोगों के खुशहाली के लिए काम करेंगे। नाज़रीन इकराम, इसके चलते अपनी पार्टी ने जहां पर अपना जश्न मनाया, वहीं पर PDP ने भी कई जगह पर जश्न मनाए और उसके साथ ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के जश्न भी कई जगह पर मनाए गए। भारतीय जनता पार्टी ने भी जश्न मनाए। जम्मू के अंदर आपको बताए देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी गई जिसमें यह दावा किया गया कि DDC के इंतखाबात जमहूरियत की जीत है और लोगों ने जमहूरियत में अपना यकीन दिला करके न सिर्फ यहां पर डेवलपमेंट के रास्ते खोल दिए बल्कि यहां के आवाम के लिए खुशहाली के रास्तों को भी खोल दिया। उन्होंने जम्मू कश्मीर के आवाम को मुबारकबाद देते हुए कहा कि उन्होंने जमहूरियत में अपना यकीन दिला करके न सिर्फ यहां के लोगों को तरक्की के रास्ते खोलने के लिए एक नई दिशा दी है, बल्कि इसके साथ साथ हुकूमतों के सामने भी अब यह फर्ज बनते हैं कि वो लोगों के काम करें। उन्होंने PAGD पर लगातार इल्जामात की बारिश की, लेकिन इसके साथ साथ शायद कहीं पर आज उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर यह बात भी नजर आ रही थी कि PAGD की जीत भी कुछ आसान नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मरकज से आए हुए लीडरान और वहां के बात कर सकते हैं हम रविंद्र रैना के बारे में जो काफी शोला बयानी से काम लेते हैं, क्या कुछ कह रहे थे आपको दिखाते हैं। जिला परिषद के चुनाव सफलतापूर्वक जो संपन्न हुए हैं उनके लिए जम्मू कश्मीर की जनता का और माननीय प्रधानमंत्री जी का हम हृदय से धन्यवाद करते हैं।
साथियों, जो जम्मू कश्मीर में जिला परिषद के चुनाव हुए, इन चुनावों के लिए विशेष तौर पर चुनाव प्रभारी के नाते से भारतीय जनता पार्टी के युवा तेज तरार नेता माननीय केंद्रीय मंत्री श्रीमान अनुराग ठाकुर जी को विशेष तौर पर जम्मू कश्मीर का जिम्मा सौंपा गया था। और आज की प्रेस वार्ता में निवेदन करता हूं श्रीमान अनुराग ठाकुर जी से कि वो मीडिया के बंधुओं के समकक्ष अपनी बात रखें। श्रीमान अनुराग ठाकुर जी। नमस्कार। जम्मू कश्मीर के इतिहास में चुनाव तो बहुत हुए, लेकिन जिला परिषद के चुनाव 70 वर्षों में कभी अवसर नहीं मिला था। माननीय मोदी जी ने पंच, सरपंच, बीडीसी और फिर डीडीसी के चुनाव यानी कि जिला विकास परिषद के चुनाव भी करवाने का अवसर यहां पर दिया। ये चुनाव भय मुक्त हुए, हिंसा मुक्त हुए, ना भय हुआ ना हिंसा हुई और निष्पक्ष चुनाव यहां पर हुए हैं, जिसके लिए इलेक्शन कमीशन को, यहां के अधिकारियों को, सुरक्षा बलों को मैं उनका आभार प्रकट करता हूं। वहीं पर ऐतिहासिक चुनाव के लिए जम्मू कश्मीर की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं। डराने का प्रयास किया गया, आतंक की बात की गई, बंदूक उठाने की बात की गई, लेकिन यहां के लोगों ने 8 चरणों के इन चुनावों में बढ़ चढ़कर भाग लिया। सैकड़ों लोगों ने चुनाव लड़ा, लाखों लोगों ने मतदान किया और कुल मिलाकर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में जम्मू कश्मीर के राज्य में एक सफल चुनाव जिला परिषद के हुए। उसके लिए जीत जमहूरियत की हुई, जनता की हुई, जनतंत्र की हुई। 51% से ज्यादा पोलिंग हुई, जो अपने आप में पिछले के चुनावों की तुलना में बहुत अच्छी थी। यही नहीं, कुछ प्रोपेगेंडा चलाया गया। जिस तरह से देश भर में मोदी जी के खिलाफ कभी महागठबंधन होता तो कभी गठबंधन होता था, जम्मू कश्मीर में नया नाम गुपकार गैंग के रूप में दिया गया। बहुत सारे दल इसमें इकट्ठे हुए, लेकिन ये सब इकट्ठे होकर भी भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी को चुनौती नहीं दे पाए। भारतीय जनता पार्टी को इन चुनावों में 75 सीटें मिली, जो सबसे ज्यादा है। भारतीय जनता पार्टी को जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा सीटें मिली 75, और वोट शेयर भी सबसे ज्यादा मिला 38.74%। और अगर आप पूरी गुपकार गैंग को मिला लेंगे तो पूरी गुपकार गैंग का कुल मिलाकर वोट परसेंटेज केवल 32.96% बनता है। और अगर कुल वोट गिनेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को कुल मिलाकर वोट मिले हैं 4,87,364 वोट केवल भारतीय जनता पार्टी को मिले, और एनसी, पीडीपी और कांग्रेस का वोट मिलाकर 4,77,000 बनता है, जो भारतीय जनता पार्टी के वोट से काफी कम है। यह अपने आप दिखाता है कि जम्मू कश्मीर की जनता ने नरेंद्र मोदी जी की नीतियों पर मुहर लगाई है। जम्मू कश्मीर की जनता ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास किया है। जम्मू कश्मीर की जनता ने आतंकवाद, अलगाववाद को ना कही है और राष्ट्रवाद का रास्ता थामा है। नाज़रीन इकराम, बात करते हैं हम अब उस कैंडिडेट की जिसने अपनी जीत के हवाले से अपना नाम बहुत ज्यादा रोशन कर दिया, क्योंकि ये वो कैंडिडेट हैं जिन्होंने अल्ताफ ठाकुर को हरवा दिया। और इस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त मरकज के अंदर से आई हुई सारी कयादतों के बीच में कोई ऐसा कैंडिडेट जो उतना ज्यादा मारूफ भी ना हो, ज्यादा सुर्खियों में भी ना रहा हो, बिल आखिर अल्ताफ ठाकुर को हरा देगा। क्या कुछ यह कैंडिडेट अपने बयानात के जरिए कहता है, आइए आपको दिखाते हैं। सबसे पहले मैं मशकूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ। ये जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है यहाँ, जो त्राल के मुस्लिमों ने एक बार फिर एक प्रूव कर दिया कि जो कश्मीरियत की मिसाल हम दे रहे हैं, जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे यहाँ की मेजॉरिटी कम्युनिटी को, मुस्लिम कम्युनिटी को बदनाम करने की कोशिश की जाती है कि ये लोग जो है ये माइनॉरिटीज के खिलाफ है। आज त्राल के अवाम ने और त्राल के मुसलमानों ने, त्राल की मेजॉरिटी कम्युनिटी ने आज प्रूव कर दिया कि यहाँ पे अगर कोई कैंडिडेट
जिसकी क्रेडिबिलिटी है और वो अच्छे काम करना चाहता है, अच्छी सोच लेके आता है, तो हम उसको जिताएंगे। उसमें मजहब कोई क्राइटेरिया नहीं है। रिवायत को भी तोड़ूंगा। मैं 5 साल यहीं त्राल में बैठूंगा, त्राल के लोगों की खिदमत करूंगा। जगह जगह जो मेरा बटनूर से रटसुन तक जितना भी एरिया है, नाउदल, नईबुग, अमीराबाद, जहां भी कहीं वोट पड़ा कहीं नहीं पड़ा, लेकिन मैं हर जगह की डेवलपमेंट के लिए और त्राल के लोगों के हुकूक के लिए लड़ता रहूंगा, चाहे मुझे उसके लिए कोई भी कुर्बानी देनी पड़े। जी हां नाज़रीन इकराम, जहां इस वक्त बाकी जमातें अपने जश्न के साथ लगी हुई हैं, वहीं पर अगर आजाद उम्मीदवारों की बात करते हैं तो कई आजाद उम्मीदवार, कई खिलते हुए चेहरे और कई जवां साल चेहरे सामने आ गए। और यही चेहरे अब फैसला करेंगे कि डीडीसी के अंदर चेयरमैन कौन बनेंगे, क्योंकि हर जिले के अंदर कहीं ना कहीं पर उनकी मौजूदगी बहुत अच्छी खासी नजर आ रही है। और इसके चलते जब हमने कल नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक सीनियर लीडर और पीएजीडी के लीडर जो है इस वक्त, खासकर अगर हम मुजफ्फर शाह की बात करते हैं, उनसे भी अलग बात की, तो उन्होंने भी कहा कि जो ऐलान हो गए वो डीडीसी के कैंडिडेट अपनी निशस्त से जीत करके आ गए। उसके बाद जो जोड़ तोड़ की सियासत शुरू होगी, उसमें कौन किसके साथ मिलता है, लेकिन अक्सर अंदिया यह मिलता है आजाद उम्मीदवारों की तरफ से कि वो गुपकार अलायंस के तरफ अपना हाथ बढ़ाएंगे। लेकिन अपनी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी इस खेप में से कितने एक कैंडिडेट्स को अपनी तरफ खींच के लाएगी, ये एक अलग सी बात है। उसके चलते कल आपको याद होगा कि इरफान हफीज लोन, जी हां, मारूफ टीवी डिबेटर एडवोकेट इरफान हफीज लोन, जो काफी ज्यादा 35 से 370 पर नेशनल चैनल्स पर छाए रहे और जम्मू कश्मीर की खूब वकालत करते रहे, बिल आखिर संग्रामा कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत के आ गए। और इस तरह से उन्होंने अपनी पार्टी के अपने मध्य मुकाबिल शोएब नबी लोन को, जो काफी ज्यादा अपने तरीके से अपनी कैंपेन को चला रहे थे, जिसके लिए अपनी पार्टी ने भी बड़ी मेहनत की थी, लेकिन बिल आखिर इरफान हफीज लोन से हार गए। इरफान हफीज लोन के घर के बाहर बताया जाता है कि कल लोगों के सुमंदर देखे गए और उसके साथ ही उन्होंने नामानिगारों से बात करते हुए अपने मौकफ को कुछ यूं रखा। जिम्मेवारी है तो ये बहुत बड़ी, लेकिन जब लोग ये कहते हैं कि आपको एमपी या किसी और के लिए उठना था, तो उस पस मंजर में कहता हूं डीडीसी मेंबर बने हैं, डेवलपमेंट के लिए पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन मैंने इससे पहले भी कहा, डेवलपमेंट के साथ साथ हमें उस सोच को आगे बढ़ाना है जो ये कहता है कि 370 35A हमें वापस लाना है। वो छीना गया, गैर जमहूरी, गैर आईनी था। और हम ये मानते हैं जब तक हिंदुस्तान और पाकिस्तान हम चाहेंगे, गांधी जी के देश में मोदी जी से गुजारिश करेंगे, मेरा हक बनता है उनसे कहना, एक आम शहरी, कि मोदी जी आइए बातचीत करें। अटल जी ने भी कहा था इंसानियत, जमहूरियत, कश्मीरियत के दायरे में कश्मीर को सुलझाइए। आपको हमेशा इतिहास याद रखेगा, आपको पूरा मैंडेट है देश का, कश्मीर को सुलझाए और एक स्टेटस में बने। और उसके साथ साथ हम ये भी चाहेंगे बातचीत हो, मसला हल हो, लेकिन जब तक मसला हल हो तब तक 35A 370 वो कानून जो बाहर को जमीन खरीदने से रोकता था, नौकरी करने से रोकता था, इलेक्शन लड़ने से रोकता था, वो हमें वापस चाहिए। और वो तो हिंदुस्तान के आईन में था। और हम अगर मांग करते एंटी नेशनल नहीं है, मुझे पूरा यकीन है मोदी साहब की सरकार और जो भी हमें लोग वहां पर मिलते थे कहते थे, आप बताइए आपको हिंदुस्तान के दायरे में क्या चाहिए, हमें उस पर कोई आपत्ति नहीं है। हम तो उनको कहते हैं कि जो हम मांग रहे हैं आज, ये तो हिंदुस्तान के आईन के दायरे में मांग रहे हैं, इसलिए आपको हमें सुनना होगा। और इंशाल्लाह हम पुरअमन तरीके से इस बात को आगे रखेंगे और लड़ते रखेंगे। 370 वापस। जी
हाँ नाज़रीन इकराम, जहां इस वक्त बड़े बड़े मौकफ सामने आ रहे थे, आपने देखा कि इरफान हफीज लोन ने अपने मौकफ के अंदर जो कुछ बातें भी बताई और कहा कि 370 और 35A के हवाले से बराबर क्वेश्चन जारी रहेंगी। इस हवाले से आपको यह बात भी बताए देते हैं कि PAGD के मौकफ के हवाले से और मौजूदा सूरत हाल और ईडी की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर फारूक अब्दुल्ला की जायदादों को अटैच करने और DDC इंतखाबात के हवाले से मौकफ को सामने रखते हुए नासिर असलम वानी क्या कुछ कहते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। देखिए जनाब, इस बहस में इस वक्त जाना नहीं चाहता हूं मैं, लेकिन आपने ये सवाल उठाया, उन्होंने जहां सीटें जीती हैं वो आप उनका ज़रा देख लीजिए किस हालात में उन्होंने वो सीटें जीती हैं। जहां वो उनकी एक सीट श्रीनगर के एरिया में आई है, वहां बदकिस्मती से वो सीट अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के हिस्से में आई थी जब हमने अपनी सीटें अपने साथियों के साथ उस वक्त शेयर की थी। उनका कैंडिडेट रजिस्टर नहीं था वहाँ पे, वो म्यूनसिपलिटी एरिया का आ रहा था और वो रिजेक्ट हो गया। तो इनको अगर हकीकती माने तो वो एक वॉकओवर मिल गया। पुलवामा में बदकिस्मती से PDP को सीट मिली, वहाँ उनके ही दूसरे एक रेबल कैंडिडेट बीच में आए, उनके वोट आपस में बट गए, उस वजह से BJP जीत गई। तुलेल के बारे में मैं कोई बात नहीं करूँगा, वो आप लोग सब समझते हैं, लेकिन चलिए ठीक है, इलेक्शन में उन्होंने भी सीटें जीती, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप लोग और BJP के साथी जो हैं इन्हीं 3 सीटों पे सारी बहस को समेट कर रख देंगे, ये सही बात नहीं है। जहां उन्होंने कश्मीर में अगर ये 3 सीटें जीती हैं तो जम्मू में वो देखें PAGD ने कितनी सीटें जीती और हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कितनी सीटें जीती, उसके बारे में कोई आप जिक्र नहीं करते हैं, ना वो कोई बात कर रहे हैं। देखें जनाब, पहले भी हमने कहा, वो उसकी टाइमिंग भी आपको पता है, केस बहुत देर से चल रहा है, तो 2005 से चल रहा है। ये उन्होंने एक तलवार लटका के रखी है डॉक्टर फारूक साहब की ज़ात पे, एक पॉलिटिकल वेंडेटा की सूरत में उसको बार बार इस्तेमाल किया जा रहा है, वरना केस चार्जशीट हुआ है, अदालत में चल रहा है, जो अदालत का फैसला होगा वो सबको मंजूर होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक डिसिप्लिन पार्टी है और जो यहाँ फैसला होता है कायदीन का, उसको अमलाया जा रहा है, इसमें कोई ऐसी कोई बात। वहीं नाज़रीन इकराम, आपको बताई देते हैं कि सभी जमातों के सरबराहों ने बशमूल सज्जाद गनी लोन तमाम लोगों का DDC उम्मीदवारों को जितवाने के हवाले से बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया है। इस हवाले से नाज़रीन इकराम आपको बताते हैं कि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी अवाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने जमहूरियत में जो यकीन दिलवाया और जो DDC के नताइज सामने आए, इसमें उम्मीदवारों को अपने अपने इलाकों के हवाले से मुकम्मल तरक्की के मौके फराहम किए जाएंगे और हर इलाके की हम्मा तरक्की के हवाले से सरकार किसी भी तरीके से अपने मौकफ से पीछे नहीं हटेगी। अब आने वाले कल में यह देखना होगा कि जम्मू कश्मीर की कुलहुम तरक्की के लिए क्या कुछ मंजरनामा सामने आएगा। कई एक ऐसी चीजें हैं जो शायद अब खुल के सामने आए, क्योंकि महबूबा मुफ्ती की प्रेस कॉन्फ्रेंस, फारूक अब्दुल्ला की तरफ से बयानात, उमर अब्दुल्ला के बयानात, सज्जाद गनी का भी मौकफ आना बाकी है और उसके साथ साथ कई लीडर ऐसे हैं जो अपनी बात को लेकर के आगे आएंगे। और उसके साथ ही कल मुजफ्फर शाह ने यह बात भी बताई कि बालाहामा की सीट उनके बिल्कुल जेब में थी, लेकिन कैंडिडेट का इंतखाब करते वक्त उनसे एक बड़ी गलती हुई जिसके लिए वो कौम से माफी मांगना चाहते हैं। वो ये कि उनके कैंडिडेट ने जब फॉर्म दाखिल किया तो वो अपनी सुकूनत बदल चुके थे, यानी कि वो म्युनिसिपल हदूद के अंदर आ चुके थे और जब फाइनली उनका फॉर्म रिजेक्ट हुआ उस वक्त पता चला कि वो म्युनिसिपल के अंदर रहने वाले हैं, वो DDC का इंतखाब नहीं लड़ सकते। अगर उन्हें इस बात का इल्म होता तो बालाहामा की जिस सीट पर भारतीय जनता पार्टी जश्न मना रही है वो सीट उनके दांतों के बीच में से निकली हुई है, वरना यह सीट भी शायद भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत सकती। इस हवाले से कल मुजफ्फर शाह से बात करने की कोशिश करेंगे बराह रास्त। फिलहाल आज के शुमारे में इतना ही। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मंजरनामे का वक्त होता है मुकम्मल। हमें दीजिए आज के शुमारे से इजाजत। खुदा हाफिज़ नासिर।